नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत दर्शन की इस सीरीज में, जहां पर हम आज लोग पढ़ने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके प्लेयर्स, इनसे आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट्स विशेषतः कई अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो फ्लूट इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं, जिनको हवा फूंक करके बजाने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल बांसुरी है, जैसे बांसुरी के अलावा इवन सैक्सोफोन है, जैसे ये सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी तरफ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों जिनके लिए हमें थाप की जरूरत पड़ती है। जब हम थाप की बात करते हैं, दैट मीन्स जैसे ढोलक या ढोलक के अलावा कोई भी फॉर एग्जाम्पल जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट उसे थाप के रूप में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सिंपल सा फैक्ट उठा करके रखूं, जैसे वीणा के बारे में आप बात करते हैं। वीणा एक ट्रेडिशनल इंडियन प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी हॉलो बॉडी होती है, और हॉलो बॉडी होने के साथ साथ इसके अंदर जो हॉलो है उसमें स्ट्रिंग से जो प्रतिध्वनि पैदा होती है, उस प्रतिध्वनि से आवाज निकलती है। वैसे कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सितार की बात करें तो सितार को अमीर खुसरो के समय पर बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया था। हालांकि सितार में कई सारे स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन वो जो 3 स्ट्रिंग वाला सितार होता है उसको सहतार बोलते हैं फारसी में, उसको अमीर खुसरो लेकर के आया था। तो इसमें फ्रेट्स और बहुत सारे सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होते हैं। वहीं अगर आप सरोद की बात करते हो, गहरी और गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करता है ये, और इसमें एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है हिंदुस्तानी संगीत में। 4 मेन स्ट्रिंग्स है इसके, और जैसा कि मैंने कहा 4 मुख्य तार में 3 गट के, एक पीतल का, और साथ ही 2 ऊपरी तार जिन्हें दोगुना किया जा सकता है, वो तार होते हैं इसमें। आगे चलिए, वायलिन देखिए। वायलिन पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाता है, और चूंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत का नहीं है वायलिन, तो वायलिन आप लोगों ने देखा होगा शाहरुख खान ने मोहब्बतें मूवी में रख करके सफेद स्वेटर पहन करके और इस तरह से वायलिन प्ले किया था। अलावा इसके दोस्तों यह भी याद रखिए कि जो तानपुरा है, तानपुरा 4 या 5 तारों वाला एक ड्रोन वाद्य यंत्र है जिसे गायन और वाद्य प्रदर्शन में यूज किया जाता है। तंबूरा भी कह देते हैं इस तानपुरे को दोस्तों। एवं अलावा इसके विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें फूंक करके बजाना पड़ता है। और जब मैं कहता हूं फूंक करके बजाना पड़ता है, उनमें से जैसे है एक बांसुरी। बांसुरी एक बैम्बू फ्लूट है। कुल मिलाकर के समझिए कि 6 या 7 अंगुलियों के छेद वाली बांस की बांसुरी, जिसका उपयोग हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और रही बात शहनाई की, शहनाई एक डबल रीड इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स इंडिया में आमतौर पर शहनाई बजाई जाती है, स्पेशली शादी ब्याह में अथवा किसी न किसी शुभ अवसर पर आपने शहनाई बजते हुए जरूर देखी होगी। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो नादस्वरम ही क्यों ना हो, दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग कर्नाटक संगीत में किया जाता है। यह भी एक फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रम्पेट, ये पश्चिमी और ऑर्केस्ट्रा संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी पीतल का एक वायु वाद्य यंत्र है। इस तरीके के बहुत सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट है, उन विंड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैक्सोफोन तो भारतीय संगीत में अनुकूलित एक पीतल का वायु वाद्य यंत्र है। हालांकि आप इसको देखोगे ये थोड़ा सा पश्चिमी सभ्यता का आपको लगेगा। सैक्सोफोन एडोल्फ सैक्स ने इसका आविष्कार किया था, और यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेल्जियम में बना था। बेल्जियम से फिर यह भारत की तरफ भी आया। तो मतलब कुल मिलाकर के बहुत सारे अलग अलग थाप वाले वाद्य यंत्र होते हैं जिनको परकशन फैमिली का माना जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको हवा फूंक करके बजाया जाता है, उनको हम विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से ये आइडिया आपको लगा होगा। तबला भी एक हाथ से बजाए बने ड्रम की तरह एक है ना हिंदुस्तानी संगीत, और हिंदुस्तानी संगीत में विशेषता ये उपयोग किया गया क्योंकि इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तो तबला पखावत से तोड़ करके बनाया गया था, आज से लगभग 700 या 800 साल पहले। मृदंगम आपने देखा होगा, ये भगवान गणेश के हाथ में होता है, और ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों, ये जो कमाल कमाल के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आज के भारत दर्शन सीरीज में हम लोग उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोग बहुत ही बेसिक डिटेल में से जानते हैं।
स्पेशली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्लेयर्स के बारे में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि पद्म भूषण के अवॉर्डी जो MS गोपालकृष्ण हैं, ये कौन से वाद्य यंत्र को बजाने के लिए फेमस है? तो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है पद्म भूषण अवॉर्डी MS गोपालकृष्णन? और इसका सही आंसर है दोस्तों कि वो वायलिन बजाने के लिए फेमस है। वायलिन के लिए इनको बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि बताएं अमजद अली खान कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस माने जाते हैं? तो अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान कहा जाता है इनको। उस्ताद अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला के लिए, वायलिन के लिए, बांसुरी के लिए या सरोद के लिए? और इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा कि उस्ताद अमजद अली खान साहब जिसके लिए फेमस है वो है सरोद। सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही ये अमजद अली खान साहब है। आगे चलिए तो पाते हैं कि इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिलेटेड है हरिप्रसाद चौरसिया जी। और हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो फ्लूट से है, सरोद से है, सितार से है, वीणा से है? सही आंसर अगर इसका देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसका संबंध डायरेक्टली फ्लूट से है। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी के बहुत बड़े प्लेयर माने जाते हैं। ये देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर ऑन अ सरोद? सरोद में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं? तो 17 से लेकर के 25 स्ट्रिंग्स हो सकते हैं टोटल किसी सरोद में। और देखेंगे आप तो बहुत सारे जवारी पेग्स होते हैं, मेलोडी पेग्स होते हैं और सिंपैथेटिक पेग्स होते हैं, चिकारी पेग्स होते हैं। ये सब अलग अलग पेग के अंतर्गत कसे हुए स्ट्रिंग, इसमें कसे हुए तार इसमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो एक क्वेश्चन आता है कौन सा पेयर इसमें से इनकरेक्ट है? तो देखो दोस्तों, अमीर खुसरो सरोद, पंडित भीमसेन जोशी वोकल म्यूजिक, उत्पल दत्त फिल्म्स और शंभू जी महाराज ये कथक। तो अगर इन चारों को देखो तो इसमें से जो जोड़ा गलत है वो जोड़ा है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को क्यों मैं कहता हूं? अमीर खुसरो तबले के इन्वेंटर के रूप में माने जाते हैं। फारसी में जिसको सहतार कहा जाता है उसके इन्वेंटर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन अमीर खुसरो को कोई सरोद वादक के रूप में नहीं जानता, ना ही सरोद से इनका कोई सरोकार है। तो सरोद वादक के रूप में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों को रखना है याद, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 100% कंफर्मेशन मिल गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो को सितार के इन्वेंशन के लिए माना जाता है, वो भी 3 स्ट्रिंग वाला। 3 स्ट्रिंग वाला जो त्रितांत्री वीणा होता है, उस त्रितांत्री वीणा को इन्होंने अपने हिसाब से सहतार बनाया। फारसी में उसको सहतार कहा गया, बाद में उसको भारत में सितार कहा गया। तो ये अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो जिस सूफी फकीर के सामने बैठे हुए हैं अथवा जिस बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत के सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम है संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए बेहद जरूरी बनता है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, तो आगे बढ़ करके खुसरो के बारे में ये जानते हैं कि खुसरो ने गजलें लिखी, खुसरो ने तराने लिखे और खुसरो ने ही बहुत सारी म्यूजिक की विधाओं का शुरुआत किया। मतलब म्यूजिक में तराने, म्यूजिक में कव्वाली और म्यूजिक में गजल, ये तीनों खुसरो ने ही शुरू किए थे। तो खुसरो ने जो गजल लिखी थी, सबसे पुरानी गजलों में से एक वो है जी हाले मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार मेजा, न लेहू काहे लगाए छतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये उन्होंने ही लिखा था। और अवधी भाषा को भी खुसरो ने शुरू किया था। तो खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, ये खुसरो का ही लिखा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? पन्नालाल घोष फ्लूट, गुरु गोपी कृष्ण कथक, निखिल बैनर्जी संतूर या नंदलाल बोस पेंटिंग? तो सही आंसर ऑनेस्टली बोलूं इसका जो होने वाला है वो होगा कि निखिल बैनर्जी संतूर। ठीक है, निखिल बैनर्जी संतूर ये जो है ये सही आंसर नहीं है। निखिल बैनर्जी क्या वीणा के बहुत बड़े वादक माने जाते हैं? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है? हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, सामवेदिक चैंटिंग या फिर फोक म्यूजिक? तो इंडियन म्यूजिक में अगर आप बात करते हो तो इंडियन म्यूजिक के 2 स्कूल्स माने जाते हैं। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक स्कूल माना जाता है और दूसरा स्कूल माना जाता है कर्नाटक म्यूजिक। अगर हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक म्यूजिक इन दोनों की बात करिए तो यहां पर वो दोनों ही उतने पुराने नहीं हैं, जबकि सामवेदिक गायन बहुत पुराना है। तो सामवेद को कहा जाता है बुक ऑफ चैंट्स। इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स, और सामवेद को जो बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है, इसमें भी एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि सामवेद एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेद है, और इसके अंदर जितने भी ऋग्वेदिक, याद रखिएगा, जितने भी ऋग्वेदिक हिम्स हैं वो सारे के सारे ऋग्वेदिक हिम्स किस फॉर्म में लिखे गए हैं, तो याद रखिएगा वो लिखे गए हैं म्यूजिकली कंपोज्ड फॉर्म में। म्यूजिकली कंपोज्ड फॉर्म। तो ये म्यूजिकली कंपोज्ड फॉर्म के बारे में क्वेश्चंस खूब एग्जाम में उठा करके पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। सही आंसर इसका आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। सो अल्टीमेटली सामवेदिक म्यूजिक। आगे चलते हैं। वीणा, बुक ऑफ चैंट्स कहने का मतलब इसको कहा जाता है भजनों की पुस्तक। तो अगर आप इसका हिंदी देखेंगे तो हिंदी में ये भजनों की पुस्तक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है, वीणा वाद्य यंत्र पारंपरिक रूप से किस देवी से जुड़ा हुआ है? तो वीणा वाद्य यंत्र जो है, वीणा वाद्य यंत्र पारंपरिक रूप से जिस देवी से जुड़ा हुआ है वो है देवी सरस्वती। तो इनको ज्ञान के सागर के रूप में देखा जाता है कि देवी सरस्वती एक यूं समझें कि मां सरस्वती को हम मानते हैं कि ये ज्ञान की देवी हैं, और नॉलेज एंड विजडम इन्हीं से आता है। तो नॉलेज एंड विजडम, ये पॉइंट याद रखिएगा। सितार वाद्यंत्र का आविष्कार किस भारतीय संगीतकार ने किया था? तो सितार जो वाद्यंत्र है, सितार वाद्यंत्र का आविष्कार जिस भारतीय संगीतकार ने किया था दोस्तों, उनका नाम या उस व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के अलावा चौथा, मृदंगम किस संगीत शैली का प्रमुख ताल वाद्य है? ताल वाद्य कहने का मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट है जो थाप से चलता हो, और मृदंगम हिंदुस्तानी म्यूजिक का है, कार्नेटिक म्यूजिक का है, रविंद्र संगीत का है, या फिर ये माना जाता है दोस्तों सूफी म्यूजिक का। तो इसका सही आंसर है मृदंगम कर्नाटिक म्यूजिक का है, यानी कर्नाटक म्यूजिक का। कौन सा एक वायु वाद्य यंत्र है? विंड इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा है? संतूर है, सारोद है, शहनाई है, या तबला? तो देखिए दोस्तों, आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम सुना होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, ये कमाल के व्यक्तित्व थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भारत के उन वाहिद शख्सियतों में से एक हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है, जिनको पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और पद्म श्री भी मिला है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय लाल किले में शहनाई इन्होंने ही बजाई थी। तो लाल किला, भारत के आजादी के समय शहनाई जो बजाई वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने बजाई थी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत ही बड़े शहनाई के वादक माने जाते हैं। तो ये शहनाई जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने। क्वेश्चन ये है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। ये पॉइंट तो आपके लिए जरूरी है ही। आगे चलिए। तो इंस्ट्रूमेंट संतूर एक मॉडिफाइड वर्जन है कौन से फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का? संतूर वाद्य यंत्र कौन से विदेशी वाद्य यंत्र का रूपांतरित संस्करण है? तो इंस्ट्रूमेंट संतूर जो है वो जिस विदेशी वाद्य यंत्र का रूपांतरित संस्करण है वो है ना, उसे कहते हैं डल्सीमर। तो डल्सीमर का अपडेटेड वर्जन है ये कुल मिलाकर के। आगे चलें। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जाकिर हुसैन फ्लूट, शिव कुमार शर्मा संतूर, अमजद अली खान सितार, या हरिप्रसाद चौरसिया सारोद? सो जो सही सुमेलित है इनमें से, वो सही सुमेलित जरूर याद रखिएगा, वो है शिव कुमार शर्मा, और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक कहे जाते हैं। जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं, अमजद अली खान साहब सरोद वादक हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया जी ये बांसुरी वादक हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम ही है। नादस्वरम वाद्य यंत्र का व्यापक उपयोग भारत के किस राज्य में किया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में? अब देखिए, नादस्वरम जो है, नादस्वरम वैसे होता तो शहनाई जैसा ही है, लेकिन शहनाई जैसा होता है, नॉट शहनाई एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। दूसरा, नादस्वरम आप पाएंगे साउथ की तरफ जितनी मैरिजेस होती हैं, जो भी वहां पर कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में जरूर देखा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो नादस्वरम है, नादस्वरम कर्नाटक विल बी द राइट आंसर। तो कर्नाटक इसके लिए सही आंसर है। नादस्वरम कर्नाटक, तमिलनाडु, दोनों जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में नहीं है। ये ऑप्शंस मैंने गलत रख दिए, हाँ, पर हाँ मुख्यतः यहाँ पर तमिलनाडु होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु मैंने ध्यान दिया नहीं, मैंने कर्नाटक म्यूजिक का ध्यान दे दिया, और कर्नाटक बताते बताते आपको कर्नाटक म्यूजिक में घुस गया। तो यस, कर्नाटक म्यूजिक का जरूर है इंस्ट्रूमेंट, पर तमिलनाडु में अधिकतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चल करके एक और प्रश्न आता है हमारे सामने। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पखावज
ये किस से समान है, मतलब कैसा है देखने में, ये देखने में ढोलक जैसा है, देखने में तबले जैसा है, देखने में मृदंगम जैसा है, या देखने में डमरू जैसा है? कैसा है पखावज वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मृदंगम या डमरू? चलिए आंसर कीजिए। तो ढोलक, तबला, मृदंगम या डमरू, इन चारों का आंसर करिए तो आपको पता चलेगा मृदंगम जैसा है। मृदंगम भी ढोल जैसा ही होता है और पखावज भी ढोल जैसा ही होता है और ढोलक भी ढोलक जैसा ही होता है। मतलब कुल मिलाकर के दोनों तरफ से परकशन इंस्ट्रूमेंट है, यानी थाप से बजते हैं वो। आगे चले तो आगे चलकर एक और क्वेश्चन है, राग मल्हार या जिसे राग मेघ मल्हार कहते हैं, ये कौन से नेचुरल फिनोमिनन से रिलेटेड है? अब मेघ का मतलब होता है बादल। अब राग मेघ मल्हार ये पारंपरिक रूप से किस प्राकृतिक घटना से जुड़ा हुआ हो सकता है? अच्छा, राग मेघ मल्हार के बारे में यह कहा जाता है कि तानसेन इसमें बड़े निपुण थे, मेघ मल्हार राग में और दीपक राग में। यह बात सही है। अब चूंकि मेघ मल्हार से संबंधित है तो फिर यह रेनफॉल से ही रिलेटेड होगा। और ऐसा कहा जाता था कि उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी म्यूजिक में कि जब वो गाना शुरू करते थे तो इवन मेघ घिराते थे और बादल बारिश करवाने लग जाते थे। तो ऐसी बातें भी कही जाती हैं। सारोद एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो भारत में कहां से लाया गया, या भारत में किस क्षेत्र से आया? तो सारोद के बारे में मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं ना, और डलसीमिया के बारे में आपको बताया, और वो सेंट्रल एशिया की तरफ से भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है? सारंगी नहीं है, सितार नहीं है, फ्लूट नहीं है, या वायलिन नहीं है? तो तार से, और उस पर या तो उंगलियों अथवा या तो किसी स्टिक के माध्यम से या दूसरे तार के माध्यम से जनरेट किया जाता है आवाज। लेकिन यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फ्लूट। फ्लूट जो है ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और फिर आते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों के बारे में हमें याद रखना है। आगे चलकर एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में राग का मतलब क्या है? तो राग का मतलब क्या हो जाएगा? राग का मतलब हो जाएगा कोई ताल, लय, या फिर राग का मतलब हो जाएगा कि कोई स्वर संयोजन जो मधुरता उत्पन्न करे, या फिर कोई धार्मिक गायन है, या फिर कोई वाद्य यंत्र है। तो सही आंसर वैसे ऑनेस्टली देखो तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स प्रोड्यूसिंग द मेलोडी। ठीक है, तो जो मेलोडी प्रोड्यूस करता है, हालांकि मेलोडी से आप लोगों को कुछ और ही याद आ रहा होगा, बट यहां फिलहाल मेलोडी का मतलब है मधुरता। संगीत की जो मधुरता होती है उसे मेलोडी कहते हैं। ठीक है, पर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये बात का जवाब तो देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं हो सकता। भारतीय संगीत में घराना प्रणाली का तात्पर्य क्या है? वाद्य यंत्र की श्रेणी, संगीत प्रशिक्षण की परंपरा या शैली, नृत्य शैली, या भक्ति संगीत? तो भारतीय संगीत में घराना जो है, चाहे वो बनारस घराने की बात करो आप, चाहे वो अलग अलग जितने भी घराने हैं, उनमें घराना प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो घराना प्रणाली का जो तात्पर्य है दोस्तों वो है स्टाइल, या जिसको कहते हैं लीनिएज ऑफ म्यूजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहां तक आज का हमारा भारत दर्शन रहा। कैसा लगा आपको भारत दर्शन बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी।